स्वामी जी की कक्षा में अभी एक बहुत विचारणीय प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंटरनेशनल शेयर मार्केट्स और भारतीय शेयर मार्केट्स कल जब खुलेंगे तो उनका व्यवहार क्या रहेगा। जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हो रही हैं और जो फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है, क्या सोचा जा सकता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जिस प्रकार से मार्केट अपने सपोर्ट जोन को तोड़कर नीचे की तरफ जा रहा है, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। तो जो सूचनाएं मिल रही हैं, जैसा कि डाउ जोन्स ने कहा था कि शेयर मार्केट हमेशा सूचनाओं पर रिएक्ट करता है, मार्केट डिस्काउंट्स ऑल इंफॉर्मेशन। तो जो ये सूचनाएं मिलती हैं मार्केट से, इन सूचनाओं का मार्केट इंटरप्रिटेशन करता है, ठहरता है, उसके बारे में विचार करता है और रिएक्ट करता है। अगर सूचना पॉजिटिव होती है तो ऊपर की तरफ जाता है, नेगेटिव होती है तो नीचे की तरफ जाता है। तो अभी तक जो सूचना मिल रही हैं और जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाना कि मार्केट कल जब खुलेगा और अगले सप्ताह कैसा रहेगा, इस पे विचार करते हैं। जो कुछ नई सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसके हिसाब से जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है, उसमें सभी देशों के प्रयासों के बावजूद जिस प्रकार से अभी भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, घटा जरूर है, अमेरिका में इन्फ्लेशन घटा है, बाकी देशों में घटा है, भारत में भी घटा है, लेकिन जिस दर से घटने की संभावना थी वो नहीं हुआ है। और इसके अलावा पिछले सप्ताह अमेरिका के दो बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक और सिल्वर गेट का जिस प्रकार से विस्फोटक स्थिति आ गई है और अब वही स्थिति क्रेडिट स्विस में आ गई है, उससे ऐसा लगता है कि मार्केट ने जो अपेक्षाएं नहीं की थीं, उस प्रकार की नेगेटिव सूचनाएं अभी भी शेयर मार्केट को मिल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अंदाज़ा है, जो मुझे लगता है कि होने की संभावना है, अगर इस बीच मार्केट के अंदर कोई नई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, कोई ऐसी सूचना ना आ जाए जिससे लगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो ये नेगेटिविटी है ये और गहरा नहीं रही है, किसी प्रकार से ये सूचना मिले जैसे पिछली बार अमेरिका ने किया था 2006-07 में, जब सबप्राइम क्राइसिस आई थी और पूरा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जगत उससे बिल्कुल प्रभावित हो गया था, चिंतित हो गया था और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के शेयर मार्केट टूटे थे। वैसी स्थिति में अमेरिका ने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई थी, मार्केट से बॉन्ड्स खरीदे थे और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाई थी, जिसे क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा गया था। तो जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, जब देश के नागरिकों के पास अधिक पैसा आता है तो वो ज़्यादा खरीदारी करते हैं, जिससे कि ग्रोथ बढ़ती है और ग्रोथ बढ़ने से इन्फ्लेशन भी बढ़ने की संभावना होती है। तो पिछली बार जब ये 2006-07 में हुआ था, उस समय इन्फ्लेशन की स्थिति इतनी भयंकर नहीं थी, इसलिए अमेरिका क्वांटिटेटिव ईजिंग कर पाया था, मार्केट में पैसा और तरलता को, लिक्विडिटी को बढ़ा पाया था। लेकिन इस बार ये भी आभास हो रहा है, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि इस बार इस प्रकार की क्वांटिटेटिव ईजिंग और नए नोट छापकर उसको मार्केट में सर्कुलेट करने की संभावना भी क्षीण हो रही है। इसके अलावा ये तो हुई बात अंतर्राष्ट्रीय जगत की। भारत के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से अदानी का प्रकरण अभी भी अनसुलझा है और उसके बाद जो पतंजलि फूड है बाबा रामदेव की, उस पे भी जिस प्रकार से प्रमोटर्स के शेयर को फ्रीज किया गया है और जिस प्रकार से वहाँ भी एक साल के अंदर उनके शेयर्स करीब 35% गिरे हैं और पिछले 4-5 दिन में भी शेयर गिरे हैं, और जो फॉलो पब्लिक ऑफर लाकर मार्केट से दोबारा पैसा उठाने की पतंजलि फूड ने सोची थी, वो भी नहीं हुआ है। और तीसरी घटना जो घटी है
जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर है, जिस पे कल मैंने आप लोगों को संबोधित भी किया था कि कश्मीर के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो संदिग्ध है, जो फर्जी है, वो Z+ सिक्योरिटी लेकर कश्मीर के सेंसिटिव एरियाज में घूमता रहा। तो अभी तक जो प्रश्न उठ रहे थे भारत के परिप्रेक्ष्य में कि हमारे जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के रेगुलेटर्स हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। अभी तक ये लग रहा था कि जो सेबी है, ROC है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स है, उनकी ही प्रतिष्ठा दांव पे है। लेकिन अब ये लगने लगा है, अब ये महसूस होने लगा है कि न केवल देश की रेगुलेटर्स और देश की आर्थिक व्यवस्था खतरे में है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में है। क्योंकि अगर एक संदिग्ध आदमी जिसका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, अगर कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में घूमता है, Z+ सिक्योरिटी आप कल्पना कीजिए देश में 40-50 लोगों को ही मिलती है और अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण और खतरा जिनके जीवन पे है उनको भी नहीं मिली है। तो इस फर्जी आदमी को Z+ सिक्योरिटी मिले और वो 3-4 बार जाके कश्मीर में घूमे, सेंसिटिव एरियाज़ में जाए, बड़े बड़े अधिकारियों से बात करे और वहाँ के जो गोपनीय दस्तावेज हैं और गोपनीय चीज़ें हैं उनको देखे और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में जाकर वहाँ 5 स्टार होटल में रुके और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का खर्चा उस पर हो। अगर ऐसा होता है तो देश की आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा खतरे में होती है, देश की संप्रभुता खतरे में होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो घटनाएं घट रही हैं और जो भारत के परिप्रेक्ष्य में घटनाएं घट रही हैं, ये शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव इंडिकेशन है। क्योंकि शेयर मार्केट कभी ये नहीं चाहता कि मार्केट में अस्थिरता हो और अनपेक्षित चीज़ें मार्केट के अंदर घटित हों। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी नीचे की ही डायरेक्शन में जाएगा और जब तक ये सूचनाएं स्थिर नहीं होती, जब तक ये संकेत मिलने शुरू नहीं होते कि अमेरिका के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो ख़त्म हो गई है, भारत के अंदर जो अडानी और पतंजलि फूड जैसी घटनाएं हैं उन पे रेगुलेटर्स अपना कदम उठा रहे हैं, मजबूत कदम उठा रहे हैं, और जो ये पटेल नाम का व्यक्ति कश्मीर के अंदर Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमता रहा, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कठोर कार्रवाई नहीं हुई और ये नहीं पता चला कि ये किसके अनुमति से वहाँ गया था और कैसे कश्मीर में विचरण करता रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर मार्केट के लिए शुभ संकेत नहीं है और शेयर मार्केट की अभी नेगेटिव टेरिटरी में ही घूमने की संभावना है। क्योंकि पूरे विश्व के पटल पे और भारत के परिप्रेक्ष्य पे जिस तरह से ये खतरे के बादल न केवल आर्थिक परिवेश पे बल्कि राजनीतिक परिवेश पे भी हो रहे हैं, जैसे जयशंकर जी ने कल कहा कॉन्क्लेव में कि चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि देश विश्वगुरु बन गया है और हमारा डंका बोल रहा है, और दूसरी तरफ विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि चीन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश पे कोई खतरा नहीं है, चीन ना आया था, ना आया है और ना आया है। तो अगर इस प्रकार के विरोधाभासी स्टेटमेंट मिलते हैं तो उससे लगता है कि जो परिप्रेक्ष्य है, वो परिवेश जो है वो नेगेटिव है, और जब तक कोई पॉजिटिव सूचनाएं मार्केट से नहीं मिलेंगी तब तक मार्केट के नीचे जाने की ही संभावनाएं हैं। So the basic issue and the basic concern of all the investors, because in last 10-15 days they have lost lot of money in the share market because the markets have gone down. The American markets, European markets, Asian markets and Indian markets have gone down. So everybody is worried and everybody is thinking as to what will be the future direction of the share market, and when the market opens tomorrow and in next week, as to what direction would it take. So I'm just analyzing the situation, and this is my call, may not be final, and you can interpret the way you can and you may like. But my interpretation is that the international scenario, not only the economic scenario, the financial scenario, but the political scenario also is not giving any positive indication. Last week we saw as to how the Silicon Valley Bank, the Silvergate Bank, now the Credit Suisse, all these banks are facing acute problems, and that results in the distress for
the small industries, the depositors, and the industries who take loan, who get money from credit limits and loans from these banks, all will be in trouble. So, a sort of a scenario that happened in 2007-8 is seen to be glooming around. So, the indications are not very positive as far as the economic information that we are getting, the financial economic environment information that we are getting from America and Europe. The other point that we have got, as Dow Jones had said, that share market discounts all information. So whenever information comes from the outside environment, the market pauses, takes a look, analyzes, interprets, and then reacts. So when these negative information is coming from the market is expected to react negatively, and till the positive informations start flowing in, the markets will stay in negative territory. Another setback that we have seen, not in international scenario but the Indian scenario, that the case of Adani is getting deeper. The report of the Supreme Court committee will take 2 months, but the messages that have gone around and the effectiveness of the regulators like SEBI, ROC, stock exchanges is in doubts in the public mind until the report comes and we understand and know as to what really happened and whose fault was it, or shell companies were not there, and the owner of the companies basically is not Gautam Adani but Vinod Adani, who is not a resident of India. Till all those doubts are solved, the market is expected to remain in negative territory. Another issue which has cropped up in last 2-3 days, a person, Dr. Kiran Patel, was roaming around in Kashmir, which is the sensitive part of the Indian territory, and he got Z plus security. He visited Kashmir a number of times, met very senior officials of Kashmir administration, went to sensitive areas, but now it has been revealed that he was a fraud and he was a imposter, and then the national security is in doubt. Then everybody thinks as if how it happened, how he got Z plus security, because getting Z plus security is a very serious issue, and hardly 40-50 persons in India get that sort of a security, which is the most sought for security in the country, and very important, and people who have danger to their lives only get Z plus security. So if this person, Dr. Kiran Patel, gets that, whose order he got it, how it happened, and how a imposter could get all these facilities and he could get access to very sensitive information, which is very important for the national integrity and sovereignty. So in my opinion, in next week, the market are expected to be in negative territory, and till all these issues are resolved, the markets will stay in negative territory. Thank you, and take care, and take my all this information only as a piece of inputs, and then analyze yourself, take help of a financial advisor, and keep interpreting in your own way and take your own call. I just gave my point of view. Thank you.